सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संविधान का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कल एक पाठ पढ़ चुके थे, संवैधानिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1861 के अधिनियम तक पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में भारत परिषद अधिनियम 1892 से लेकर 1935 के अधिनियम तक पढ़े थे। तो जो अभी तक वो पार्ट नहीं पढ़े, जाकर वो पार्ट पढ़ें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इसकी मुख्य बातें क्या थी? तो देखिए, विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई इसकी तरफ। ठीक है, तो भारतीयों को बजट पर बहस करने, वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया। सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। देखिए, 2 तरह का प्रश्न होता है। एक होता है तारांकित प्रश्न, जिसके अंत में तारा लगा हो उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं, और इसका जवाब मौखिक रूप में दिया जाता है, मौखिक। और जिसके अंत में तारा ना लगा हो उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं, और उसका जवाब लिखित रूप में दिया जाता है। ठीक, तो ये पूरक प्रश्न लिखित रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, और एक फैक्ट इसमें याद रखना है कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। यानी निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किस अधिनियम से किया गया? सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किस अधिनियम से किया गया? 1892 के अधिनियम से किया गया। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न क्या पूछेगा कि भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति या अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और मतदान नहीं कर सकते थे। और निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ किस अधिनियम से हुआ? तो 1892 के अधिनियम से हुआ। 3 फैक्ट याद रखना है। बजट पर बहस करने की अनुमति दिया गया, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, और निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे कोई भी विधेयक पर। ठीक है, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछने का अनुमति था, और निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट आप याद रखेंगे 1892 के अधिनियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है और इसे कहा जाता है मार्ले सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यहाँ से 2 क्वेश्चन। मार्ले कौन था और मिंटो कौन था? तो मार्ले सचिव था और मिंटो वाइसराय। मार्ले कौन था? तो सचिव था, और मिंटो कौन था? तो वाइसराय था। ठीक है, 1909 ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। मतलब इसके तहत मुसलमानों को के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया इस अधिनियम के तहत। और कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान की नींव किस अधिनियम से पड़ गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 से, क्योंकि अलग मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था, जिसमें मुस्लिम खड़ा भी हो सकते थे और वोट वही दे सकते थे। और कालांतर में जाकर भारत पाकिस्तान के विभाजन का ये अधिनियम क्या बना? ये कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का नींव पड़ा था बंटवारे का। और इसके तहत क्या हो? तो 1909 के अधिनियम के तहत क्या है? पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया मुसलमानों के लिए। ठीक है, एक बात और इसमें याद रखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम के तहत कार्यकारिणी परिषद में, देखिए कार्यकारिणी परिषद बताए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में,
4 था, पिट्स इंडिया एक्ट में 3 किया गया था, और एक कानूनी सदस्य जोड़ा गया था 1833 के अधिनियम लॉर्ड मैकाले, उसमें वही कार्यकारिणी परिषद की बात कर रहे हैं, उसमें भारतीयों को जगह दी गई सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 अर्थात मार्ले मेंटो सुधार के तहत वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। अब सवाल उठता है कि इसमें शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा, इनका पूरा नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा के नाम से याद रखिएगा। तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया? तो 1909 के अधिनियम के तहत। देखिए, ये फैक्ट आपके लिए नया हो सकता है कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, क्योंकि ये जो है सबके दिमाग में भी होता है, जुबान पे भी होता है। अगर अच्छे प्रश्न बन जाए तो इसमें बहुत लोगों को दिक्कत भी हो सकता है। तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, और इसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एसपी सिन्हा थे, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखिए, पहले जो है 1892 के अधिनियम के तहत पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस अधिनियम के तहत, देखिए, इस अधिनियम के तहत पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, ठीक है। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय पर चर्चा करने, प्रस्ताव लाने एवं प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। लीजिए, 1892 में पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यहाँ पे 1909 के अधिनियम के तहत पूर्व भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 2 अधिनियम पढ़ चुके हैं, 1892 के अधिनियम और 1909 के अधिनियम। 1892 के अधिनियम की मुख्य बातें बताइए, अपने से बताइए क्या हो सकता है? तो बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई, फिर क्या है, सरकार से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। और निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई किस अधिनियम से? 1892 के अधिनियम से। 1909 के मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम, मार्ले कौन था? तो सचिव था, मिंटो कौन था? तो वायसराय था। और मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, और शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एसपी सिन्हा थे, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और इस अधिनियम के तहत प्रस्ताव आप ला सकते थे, और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए, इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन यहाँ से हमेशा आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ठीक है। और ये प्रश्न तो बहुत पूछता है आपके एग्जाम के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया, कब प्रदान किया? तो 1909 के पार्लियामेंट में सुधार। चलिए, भारत शासक अधिनियम 1919, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब यहाँ पे भी 2 व्यक्ति है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। तो आपसे पूछ देगा कि इसमें वायसराय कौन था और सचिव कौन था? तो जो पहले है वो सचिव है, और जो बाद में है वो वायसराय है। यानी मॉन्टेग्यू कौन है? तो सचिव है, और चेम्सफोर्ड कौन है? तो वायसराय, ठीक है। इसीलिए भारत शासक अधिनियम 1909 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए, इसके तहत सबसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। और एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार बनता है कि महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया? तो भारत शासक अधिनियम 1919। निर्वाचन की शुरुआत 1892 के अधिनियम से, लेकिन ये टेम्पोररी था। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासक अधिनियम। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया सर्वप्रथम। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल दिया गया, तो मुसलमानों को इसको आगे बढ़ाया गया। और इस अधिनियम के तहत सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को भी प्रदान कर दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, किसको किसको प्रदान किया गया? पहले मुसलमानों को प्रदान किया गया था 1919 के मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम, और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किसको किसको दिया गया?
तो सिखों को दिया गया, ईसाइयों को दिया गया, और आंग्ल भारतीय समुदायों को दिया गया, और यूरोपियों को दिया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सिखों को, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। ठीक है, प्रदान किया गया। ठीक है, 2 फैक्ट अभी तक हम लोग पढ़े हैं इसमें, प्रत्यक्ष निर्वाचन, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, और सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचक मंडल को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अलग निर्वाचक मंडल दिया गया, किसको किसको दिया गया, सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीय समूहों को और यूरोपियों को। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रांतों में द्वैध शासन लागू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू किया गया। राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित। देखिए, आरक्षित विषय किसके अंतर्गत, 2 प्रांतीय विषय या प्रशासनिक विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय किसके अंतर्गत में था, तो गवर्नर जनरल के अंतर्गत में था। आरक्षित किसके, गवर्नर जनरल। और हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधीन, भारतीय मंत्रियों के अधीन। तो जो भी मुख्य बातें था वो आरक्षित विषय में रखा गया था, जैसे वित्त हो गया, फिर रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गया। ठीक है, तो ये सब जो था आरक्षित विषय के अंतर्गत था, और शिक्षा वगैरह जो है हस्तांतरित में रखा गया था। तो राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित, हस्तांतरित। आरक्षित किसके अंतर्गत, तो गवर्नर जनरल, और हस्तांतरित किसके अंतर्गत, तो भारतीय मंत्रियों के अंतर्गत। आरक्षित विषय में सभी मुख्य जो था, जैसे वित्त हो गया, पुलिस हो गया, फिर रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, सब इसके अंतर्गत था, और बाकी हस्तांतरित के अंतर्गत। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। एक का नाम था राज्य परिषद, एक का नाम था राज्य परिषद, और एक का नाम था विधानसभा। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। एक का नाम राज्य परिषद, एक का नाम राज्य परिषद, और एक का नाम विधानसभा। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष, और विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष। राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष, 5 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। एक का नाम बताइए, तो राज्य परिषद। जो राज्य परिषद है अभी क्या है, विधान सभा, विधान परिषद कह सकते हैं, और विधानसभा जैसे है। तो राज्य परिषद का कार्यकाल कितने दिनों का, तो 5 दिनों का, और विधानसभा का कार्यकाल कितने दिनों का, तो 3 दिन, तो 3 साल। ये 5 साल और ये 3 साल। ठीक है, अब राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, 33 निर्वाचित होते थे और 27 मनोनीत होते थे। ये सब एडिशनल नॉलेज है, थोड़ा याद रखिए। विधानसभा, तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 145। कितनी थी, 145। इसमें 104 निर्वाचित होते थे और 41 मनोनीत होते थे। ठीक, तो विधान परिषद को राज्य परिषद कह सकते हैं, यहाँ पे राज्य परिषद ही कहा गया। इसमें 60 सदस्य थे, 33 27, 60 33 27। ठीक है, 60 सदस्य थे, जिसमें 33 निर्वाचित होते थे और 27 मनोनीत होते थे। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 145 कितनी थी, 145, 104 41, 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत। ठीक है, कार्यकाल इसका 3 वर्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम के तहत किया गया, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के लिए। इसके तहत एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इसके तहत एक आयोग के गठन, जो ऊपर हम लिख चुके हैं, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, मतलब कि इस अधिनियम के तहत एक 10 साल के बाद एक आयोग बनाना था, जिसका काम क्या था कि इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और आपको ध्यान में होगा साइमन कमीशन
साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था और भारत 1928 में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि साइमन कमीशन का स्थापना का आधार किस अधिनियम था? तो कौन सा अधिनियम था? तो भारत शासक अधिनियम 1919। इसी क्योंकि इसमें लिखा था कि 10 साल बाद एक कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए या 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और साइमन कमीशन का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासक अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासक अधिनियम के तहत किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, भारत कब आया? 1928 में हुआ। जैसे ही आया इसमें 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज होने के कारण यहाँ पे गो बैक साइमन का नारा लगा और इसे श्वेत कमीशन भी कहा। ये सब हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे था आपको भारत शासक अधिनियम 1919। क्या क्या बातें थे एक बार देखिए, मनन करना बहुत जरूरी है। आप पढ़े तो उसको मनन करें। ठीक है, उसको सोचे कि हम क्या पढ़े। तो देखिए 5-6 पॉइंट हम लोग पढ़े 1919 के भारत शासक अधिनियम में। तो चलिए हम रिपीट करते हैं फिर से और आप लोग भी साथ साथ बोलिए कि क्या क्या हम बोले। ठीक है, तो पहला बात क्या था? तो पहला बात था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय किसके अंतर्गत थे? तो गवर्नर जनरल के अधीन थे। और हस्तांतरित विषय किसके अंतर्गत थे? तो भारतीय मंत्रियों के अंतर्गत थे। एक द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई जिसमें एक का नाम था राज्य परिषद, एक का नाम था राज्य परिषद जिसका कार्यकाल 5 साल, सदस्यों की संख्या 60। ठीक है, इधर क्या था? तो विधानसभा, कार्यकाल कितना? तो 5 साल, सॉरी 3 साल, कार्यकाल 3 साल। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 145। ठीक है, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासक अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया जाना था। कितने साल बाद? 10 साल बाद, जो इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता। और इसी के तर्ज पर किस कमीशन का स्थापना हुआ था? तो साइमन कमीशन का। कब हुआ था? 1927 में। कब आया था भारत? 1928 में। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। क्यों इसका विरोध हुआ? क्योंकि 7 अंग्रेज थे। इस कमीशन को और किस नाम से जाना गया? तो श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया। तो इतना फैक्ट हो गया। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग को पढ़ना है 1935 का भारत शासक अधिनियम, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट 1935 का भारत शासक अधिनियम। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है हम लोग को भारत शासक अधिनियम 1935। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहला पॉइंट है अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासक अधिनियम 1935। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया। आप कह सकते हैं प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक, प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता कहने का मतलब हर प्रांत, अब जैसे अभी हमारे क्या क्या है कि सभी राज्य अलग अलग प्रशासन व्यवस्था को संचालित करता है, इसीलिए इसको कहा गया प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। अभी तक 2 पॉइंट हम लोग पढ़े, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और प्रांतों में जो द्वैत शासन कहाँ लागू था? 1919 के भारत शासक अधिनियम, यहाँ समाप्त करके जो है केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि केंद्र की शक्ति अलग हो गई और राज्य की शक्ति अलग हो गई, यानी प्रांतों को अब स्वायत्ता दिया गया, यानी प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान किया।
ठीक है। इसके बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों की बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। और शक्तियों का बंटवारा मतलब कि 3 सूची में बांटा गया। एक का नाम संघ सूची, एक का नाम राज्य सूची और एक का नाम समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया। एक का नाम संघ सूची, जो हम लोग को पढ़ना भी है, 7वीं अनुसूची में पढ़ना है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया। और केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची उसको कहते हैं जिसमें केवल केंद्र सरकार जो है कानून बनाएगा, और राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार और समवर्ती दोनों भी होते हैं। क्वेश्चन क्या था, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। और बाकी अगर केंद्र राज्य संबंध की बात करेगा तो कौन से सूची में वर्णित है, तो 7वें सूची में। और किस देश के संविधान से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। और इसमें स्पेशली पूछे समवर्ती सूची। देखिए, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के तहत किया गया, भारत शासक अधिनियम 1935। एक क्वेश्चन और आता है कि इनके अलावे जो बच जाएगा उसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो वो किस में निहित था, तो अवशिष्ट शक्तियां किस में, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल। अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई, तो गवर्नर जनरल। अभी तक देखिए इसमें भारत शासक अधिनियम में हम लोग 4 पॉइंट पढ़े, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट पढ़े हम लोग कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। कह सकते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसको प्रदान की गई, तो गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया, ठीक है। ये चारों फैक्ट क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 11 ब्रिटिश प्रांतों का चुनाव, 11 ब्रिटिश प्रांतों का चुनाव, ये कब हुआ था, 1937 में। 11 ब्रिटिश प्रांतों का चुनाव कब हुआ, 1937 में, ठीक है। 11 ब्रिटिश प्रांतों का चुनाव 1937। बर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत से अलग। ये भी कब किया गया, 1937। इस एक्ट के तहत उड़ीसा एवं सिंध 2 नए राज्य स्थापित किए गए, 2 नए राज्य स्थापित किए गए 1936 में। इस एक्ट के तहत आरबीआई का गठन किया गया, आरबीआई का गठन किया गया। कब किया गया, 1935 के तहत। इस एक्ट के तहत और क्या हुआ, इस एक्ट के तहत सबसे इंपॉर्टेंट एक केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय। और ये कब हुआ, 1937। केंद्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1937। इसके बाद याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए यहाँ पे सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया और दलित वर्ग एवं महिलाओं और श्रमिकों को अलग निर्वाचन प्रदान किया गया, ठीक है। तो इतना बात ध्यान दीजिएगा। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि कुल आबादी का लगभग 10% को 10%, कुल आबादी का लगभग 10%
लगभग 10% वोट देने का विशेषाधिकार दिया गया, विशेषाधिकार दिए गए। ठीक, तो इतना देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको याद कर लीजिए यहीं पे। भारत शासक अधिनियम 1935 के तहत क्या क्या है, पहले इसको देख लीजिए। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों का चुनाव, ठीक है, आधुनिक भारत में आप पढ़िएगा 11 ब्रिटिश प्रांतों का चुनाव कब हुआ था, 1937 में हुआ था, जिसमें शुरू में जो है इसको कांग्रेस को 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था और ये 6 राज्यों में सरकार बनाई थी, और फिर से जो है टोटल मिलाकर 8 राज्यों में, ठीक है, टोटल मिलाकर 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाया था। बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के बिना अनुमति से ही क्या कर दिया गया था कि भारत में इस युद्ध में शामिल है। इसके कारण जितने भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे उस सबने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो 11 ब्रिटिश प्रांतों का चुनाव। बर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा जो म्यांमार है, ठीक है, कब किया गया था, 1937। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा एवं सिंध, उड़ीसा एवं सिंध नए प्रांत बिहार से ही टूटकर बना 1936 में। आरबीआई का गठन 1935 में। केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन दिल्ली में किया गया 1937, और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 के रेगुलेटरी एक्ट। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग सबका गठन कब किया गया, तो 1935 के भारत शासक, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, चाहे तो संयुक्त रूप से जो लिया जाता है, तो सबका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आपको भारत शासक अधिनियम 1935 के तहत किया गया। शुरू में 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के तहत क्या किया गया था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। 1919 में क्या किया गया, सिखों, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीय समूहों को और यूरोपियों को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया। अब उसको आगे बढ़ाकर दलित वर्ग एवं महिलाओं एवं श्रमिकों को अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। और इसके साथ याद रखिएगा, कुल आबादी का लगभग 10% को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो देखिए, निर्वाचन का शुरू हुआ था 1892 से, इसके बाद 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, और यहाँ जाकर 10% लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। ठीक है, तो ये था आपको भारत शासक अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लाएगा। प्रांतीय स्वयं, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई, गवर्नर जनरल को दिया गया। इसके बाद आपको 11 ब्रिटिश प्रांतों का चुनाव हुआ, आरबीआई का गठन हुआ, बर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में, उड़ीसा एवं सिंध 2 नए प्रांत बनाया गया 1936 में। फिर इसके बाद और क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन बीसी अधिनियम के तहत किया गया। दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया, और 10% लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। तो ये था आपको भारत का संवैधानिक विकास, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सब अधिनियम। ठीक है, तो हम लोग ने 1773 से लेकर 1935 के भारत शासक अधिनियम तक पढ़े, और भारत शासक अधिनियम 1935 से ही लगभग 70% जो हमारा संविधान लिखा गया, लगभग 70% डाटा यहीं से लिया गया। ठीक है, इसको आप मिनी संविधान भी कह सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से देखिए, आपको चॉइस वाला क्वेश्चन, फुट वाला क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में कौन सी बातें भारत शासक अधिनियम में थी या नहीं थी, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को अपने दिमाग में रखें। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, और वीडियो को नहीं होता है तो पॉज करके आप नोट्स बना लें। अगर इतना आप कर लेते हैं तो यहाँ से कोई प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। चाहे तो कोई भी एग्जाम हो, दुनिया भारतवर्ष के अंदर वनडे एग्जाम कोई भी हो, तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई त्रुटि रह गया हो कि अगर कुछ गलती हुआ हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये गलती हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।